स्टार्ट करिए। ठीक है सर। गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर होम्योपैथी में आज आप सबका स्वागत करती हूं। आप सब लोग जानते होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कोविड काल से रोजाना वेबिनार्स का आयोजन कर रही है। इस तरह के प्रोग्राम्स का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की पहचान को बढ़ावा देना और सभी के बीच नॉलेज शेयर करना है। आइए आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। मैं पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक बहुत ही यंग, डायनामिक और रिसर्च ओरिएंटेड एकेडमिशियन है। मुझे डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया जी का आप सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हुए बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर भदौरिया जी ने बीएचएमएस के बाद होम्योपैथिक फार्मेसी में एमडी की और इसके बाद करंटली वे सेलम तमिलनाडु में होम्योपैथी में पीएचडी कर रहे हैं। आज वे पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा के होम्योपैथिक फार्मेसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में टीचिंग कर रहे हैं। सर ना सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक सीमित है, बल्कि वे उन्होंने अपने पीयर रिव्यूड जर्नल्स में कई रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। आईएफपीएच कम्युनिटी के साथ उनका कनेक्शन भी काफी स्ट्रांग है। वे रेगुलरली आईएफपीएच फोरम्स पर वेबिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं और विभिन्न सेमिनार्स में भी अपने लेक्चर्स प्रेजेंट करते रहते हैं। तो आज हमारे साथ में एक ऐसे यंग एकेडमिशियन है जो टीचिंग, रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग तीनों में इक्वली पैशनेट है। अब मैं डॉक्टर सूरज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना सेशन शुरू करें। ओवर टू यू सर। Okay. जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। नाउ वी कैन स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है चैलेंजेस इन होम्योपैथी। नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो इसमें जो बेसिक पिलर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सिमिलर सप्ली, लॉ ऑफ सिमिलर्स, लाइक्स क्योर लाइक्स, जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने चेंज किया था, लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। और इसके जो दूसरे पिलर या जो सपोर्टिव्स है, जो एफोरिज्म्स है, उससे हम आज इसको कोरिलेट करके समझेंगे कि कैसे हम होम्योपैथी में आगे एडवांसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप देख सकते हो, सोर्सेस सोर्सेज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक पिलर है। सोर्सेज यानी जिससे हम अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं या अपन दवाइयाँ जो ड्रग सब्सटेंस उसको कलेक्ट करते हैं। तो सोर्सेस में बेसिकली क्या है कि सबसे पहला जो आता है इसमें सीड ट्रीटमेंट पार्ट। तो अगर हम किसी दवाई या किसी ड्रग को किसी सीड से ले रहे हैं, तो उसमें हम जो है इस सीड ट्रीटमेंट को म्यूटेजन से जो है हम इसको एडवांसमेंट कर सकते हैं। और इस एडवांसमेंट के बाद जो हमें जनरेशन मिलेगी वो M1 जनरेशन कहलाती है। तो ये उसी प्रकार से कि जैसे हमने कोई एक सीड लिया और इस सीड के रोपण या जब हम सीडलिंग करते हैं, तो उसके बाद हमें इसमें एक नया जीन का जो है म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिससे हमें एक नई क्रॉप की वैरायटी मिलेगी। ये जो नई क्रॉप की वैरायटी है, M2 फैमिली या M2 जनरेशन, इसमें जब हम डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे, जब हम उसके डीएनए के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और निकालेंगे, तो इससे हमें यह पता पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर किस क्रॉप या स्पीसीज का प्लांट है या स्पीसीज की वैरायटी है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है होम्योपैथी में? जैसे अभी हमें पता है हमारे इसमें कई सारे सोर्सेस है, एनिमल है, प्लांट है, मिनरल है, आइसोट्स है, एलरसोट्स है, टोटोपैथी है, ठीक है। पर हमें उस पर्टिकुलर सोर्स के डीएनए एनालिसिस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या हमारे एचपीआई में रिकॉर्डेड वैल्यू नहीं है। तो अगर हम एडवांसमेंट की बात करें या चैलेंजेस की बात करें, जो कि आज हमारा विषय है, तो उसमें अगर हम हर एक क्रॉप वैरायटी या प्लांट की स्पीसीज का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास जो है आइडेंटिफिकेशन रहेगा। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके जरिए जो है हम आगे की अलग अलग स्पीसीज को बना सकते हैं। इसके बाद जब हम कंफर्मेशन म्यूटेशन यानी जब हम इस पर्टिकुलर क्रॉप की वैरायटी को कंफर्म करेंगे, तब उसके बाद हमें एक नया म्यूटेशन मिलेगा, जो कि हमें एक अलग ही एंजाइमेटिक एसिड या न्यूक्लियस के बारे में बताएगा। तो ये सारा जो है हमारे लिए सोर्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी प्लांट या किसी भी सोर्स मटेरियल का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस प्लांट मटेरियल या सोर्सेस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ले और उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अपने एचपीआई के जितने भी वॉल्यूम्स है या अलग से जो मोनोग्राफ्स है, उसमें हम इसको रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं।
ताकि इन फ्यूचर जनरेशन वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज। जो कि आज भी हमारे पास एक फार्माकोपिया की बात करें या फार्मेसी इन जनरल की बात करें, तो हमारे पास कुछ चीजों में लैक्यूनाज है, तो वहां पर ये फुलफिलमेंट हमारे साथ हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो हमने थूजा प्लांट ऑक्सीडेंटलिस फैमिली से बनाई है, और पार्ट यूज किया है हमने लीफ का। तो इसका मतलब ये है कि वो जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टीचर है, हम उसको होल एज अ बल्क यूज करते हैं। तो उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो होता है थूजॉन। उसमें दो वैरायटी होती है, अल्फा थूजॉन और बीटा थूजॉन। तो ये हमारे लिए मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल हम पूरे मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस पूरे मदर टिंचर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उस पर्टिकुलर मार्कर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, ये आपको एक सिग्निफिकेंट रोल बताता है। आज तक हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं हुई। हम लोग क्या करते हैं, मदर टिंचर एज अ होल यूज करते हैं। अब यहाँ पर इन जनरल जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है एचपीटीएलसी से, एचपीएलसी से, यूबी से, आईआर से, वो हमें एक जनरलाइज आइडिया और कंसेप्ट बताता है, नॉट द स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर होना बहुत जरूरी है। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैपिंग करनी है एग्रीकल्चर जीन्स के मदद। और दूसरा फिर हमें प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एक प्लांट की स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज या पैदावार को जब हम बढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया म्यूटेशन के जरिए, तो वो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। तो हमें प्लांट ब्रीडिंग के जरिए कई सारी स्पीसीज या नए सोर्सेज मिल सकते हैं। उसके बाद एक क्यूटीएल मैपिंग या एनालिसिस, ये एक प्रकार से जीनोमिक थ्योरी या एक प्रकार से मैपिंग होता है दो स्पीसीज के बीच में, जिसके एनालिसिस से हम किसी भी स्पीसीज को क्वांटिफाई या क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंप्लीट स्टडी इन द जीनोम, और फिर जीनोमिक सीक्वेंसेस। तो ये सारा जो है अपना, ये एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर के अंतर्गत अपन इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये चीजें हमारे इसमें होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है चैलेंजेस इन होम्योपैथी, तो चैलेंजेस इन होम्योपैथी में सिर्फ हम क्लिनिकल वैरायटी से उसके चैलेंजेस या एडवांसमेंट की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब सोर्सेस की बात होती, तो सोर्सेस में स्पेसिफिकेशन होना, मार्कर में स्पेसिफिकेशन होना, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर component is very important. So these are very important part. Next slide. नाउ सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल के लिए हमें क्या करना है, पहले मेजरमेंट करना है ट्रेड का। ट्रेड यानी स्पीसीज ऑफ प्लांट। तो पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसका जीनोमिक, उसका जीन पैटर्न, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उस पर्टिकुलर ट्रेड या स्पीसीज को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे हम हमारी बात करते हैं, जैसे क्लोन है या कोई भी दो ट्विंस है, बेबीज है, तो अल्टीमेटली आइडेंटिफिकेशन पार्ट कम्स फ्रॉम द डीएनए फिंगर। तो वैसे ही इसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो हम प्लांट मटेरियल या स्पीसीज का करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, है ना। नहीं नहीं, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसका असेसमेंट करेंगे क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के जरिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका सीड एनालिसिस और फील्ड एनालिसिस, जिसको फील्ड टेस्टिंग बोलते हैं। सो सीड एनालिसिस यानी सीड जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, फील्ड एनालिसिस यानी उसका फील्ड की ग्रोथ, पैदावार कैसी है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और फाइनली फिर आता है इसमें प्लांट मटेरियल रिलीज, यानी अब हम उस प्लांट मटेरियल को रिलीज कर देंगे। तो ये टोटल ओवरऑल प्रोसीजर है उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल की। तो ये सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल है, ये हमारे किसी भी फार्मेसी के टेक्स्ट बुक या फार्माकोपिया में नहीं दिया हुआ है। That's why this is a very important part for the pharmacy practice. तो इसलिए हमने ये स्लाइड रखी है ताकि आप समझ पाए कि कैसे हम किसी प्लांट की स्पीसीज का सिलेक्शन करते,
कैसे कैटेगराइजेशन करते और कैसे उसको रिलीज करते। रिलीज करने का मतलब होता है जैसे हमारी एक ड्रग बन गई, हम मार्केट में हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जब पूरे प्लांट का कैरेक्टराइजेशन हो जाता है तब उसको हम मार्केट में या इन जनरल एग्रीकल्चरल व्यू में या फील्ड में हम उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल में सिस्टमेटिक प्रोसीजर होती है, जिसमें फील्ड है, प्रिजर्वेशन है, ड्राइंग है, प्रेसिंग है, लेबलिंग है, या जितना भी डाटा कलेक्शन होता है, कहाँ से हमने वो प्लांट मटेरियल लिया, क्या रेफरेंस है उसका, वो सा, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो ये सभी हमें लेना है उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे उस प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर प्रिजर्वेशन और प्रिपरेशन जो पार्ट है वो हम इन जनरल होम्योपैथी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिजर्वेशन और प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर का करना है। आया आपको समझ में? क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे कि सर इसमें नया चैलेंज क्या है, प्रिजर्वेशन हम भी पढ़ते, प्रिपरेशन हम भी पढ़ते, पर इसमें जो मॉलिकुलर मार्कर का प्रिजर्वेशन और प्रिपरेशन है, दैट प्लेज अ यूनिकनेस इन अ चैलेंजेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो ये चीज हमें जो है काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हमें क्या प्रिजर्व करना है, क्योंकि बाद में आप लोग पूछोगे कि सर इसमें नया क्या पढ़ा हमने आज। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल, प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, प्रिजर्वेशन ऑफ द कंपोनेंट, ये हमें ध्यान रखना है इसमें। और उसके साथ साथ रेफरेंसेस का भी हमें वैल्यू देना है। सपोज हमने लिया सनफ्लावर, तो सनफ्लावर का हमने क्या रेफरेंस लिया, किस पार्ट से हमें दवाई बनानी है, तो वो सारा हमें रेफरेंस वैल्यू जब हम एचपीआई के वॉल्यूम में या किसी भी फार्माकोपिया के वैल्यूम में या रेफरेंस बुक में डालेंगे, तो वो वहां पे हमें उस रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो वो चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। और ये जो कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, ये जनरली हम हर्बेरियम में यूज करते हैं लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि हर्बेरियम इज जनरली आउटलुक ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट मटेरियल। तो वैसे ही हम इसको हर्बेरियम फॉर्म में भी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज एन एग्जांपल। नाउ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ हर्बेरियम शीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पार्ट यूज किया है, जनरली हम बच्चों को जब हर्बेरियम बनाने के लिए बोलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पूरा प्लांट लगाना है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट लगाना है, या सीड लगाना है, या स्टेम लगाना है, या रूट लगाना है। तो हर्बेरियम में हमें वो पार्ट लगाना रहता है जिससे हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन या दवा को बनाते हैं। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे नीचे हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मेंशन करते हैं कि उस पर्टिकुलर किंगडम या प्लांट की स्पीसीज या ऑर्डर, उसका जीनस, उसका कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, या अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको उसमें जो है मेंशन करनी रहती है। सो इट इज जनरल लुक ऑफ द हर्बेरियम शीट। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल में हम एयर ड्राइंग करते हैं। एयर से हम उस पर्टिकुलर ड्राई जो पार्ट है प्लांट का उसको हम क्या करते हैं, मॉइस्चर से ड्राई करते हैं, क्योंकि कई सारे प्लांट मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो हमें मॉइस्चर को रिमूव करना है और उसको ड्राई करना है। दूसरा हम डेसिकेंट करते हैं, डेसिकेंट बाय सिलिका जेल, और फिर उसके बाद हम उसको प्रेस कर देते हैं। और माइक्रोवेव ड्राइंग भी यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, और फ्रीजिंग ड्राइंग मटेरियल। सो दीज आर द सर्टेन प्रोसीजर, ये अलग अलग प्रोसीजर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कई सारी टेक्निक में हम ग्लिसरीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन सॉल्यूशन क्या करता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है। अल्कोहल भी हम यूज कर सकते हैं, अल्कोहल इज ऑल्सो यूज फॉर द लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। तो ये सारी चीजें हमारी प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर अब नॉवेल्टी क्या हुई, ये तो पहले भी हम बुक में पढ़ चुके हैं और फार्माकोपिया में भी इसके बारे में बताया गया है। नॉवेल्टी ये है कि अगर मान लो आपने ग्लिसरीन का सॉल्यूशन यूज किया या आपने सिलिका जेल यूज किया, तो वो सिलिका जेल का ड्रग का जो बायो एक्टिव है या जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसके साथ कैसा इंटरेक्शन है, उसके साथ कैसा फिंगर प्रिंटिंग है, उसके साथ किस तरीके से
किस तरीके से क्वांटिफाई हो रहा है या फिर क्वालिफाई हो रहा है। तो वो सारी चीजें जो है हमें इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। जब वो हम सारी चीजें इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या सही में सिलिका जेल जो है वो बेस्ट प्रिजर्वायर है, क्या सही में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो है वो बेस्ट प्रिजर्वायर है, क्या सही में जो अल्कोहल कंटेंट है वो बेस्ट प्रिजर्वायर है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, so that hydroxyl group is toxic for some species of plant material। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इस्तेमाल किस प्लांट ग्रुप के लिए कर रहे हैं या किसके लिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इन डेप्थ स्टडी है। ये थोड़ा सा आपको फिजिबिलिटी इसमें नहीं रहेगी, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें किस डेप्थ तक स्टडी करनी है, किस डेप्थ तक हमें नॉवेल्टी लानी है। तो यहाँ पर ये जो एनालिसिस है ये हम क्वांटिफिकेशन करेंगे उस पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर का अलोंग विद सिलिका जेल, उस पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर का अलोंग विद द ग्लिसरॉल, उस पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर का अलोंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये तीन अलग अलग रिएजेंट के साथ वी कैन एनालाइज एंड वी कैन कंपेयर दिस। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अदर प्रिजर्वेशन मेथड, जैसे मैंने आपको बताया ग्लिसरीन तो हमने अभी पढ़ लिया, फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड हो गया, अल्कोहल प्रिजर्वेशन हो गया। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जितने भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो, आप एक्टिव प्रिंसिपल बोलो, प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलो, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये उनको फ्रीज या उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब इसमें अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो जैसे अगर आप देखोगे कि जब हम HPTLC करते, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा TLC के बारे में, 11th 12th में हम पढ़ते TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, वो जो पेपर शीट है वहां पर हम हमारे जो बायो मॉलिक्यूलर या एक्टिव मार्कर है या हमारा जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, हम उसको एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं। और जब हम उस सैंपल को स्पॉट लगाएंगे बॉटम ऑफ द पेपर, जो थिन लेयर पेपर होता है जो सिलिका जेल से कवर होता है, तो जब हम उसको वापस स्पॉट लगाएंगे और उसको अंदर सॉल्वेंट सिस्टम में रखेंगे, तब वो अंदर कैपिलरी अट्रैक्शन के थ्रू ऊपर एक लेयरिंग है। तो वो जो लेयरिंग है वो सेपरेट करती है अलग अलग कलर और पिगमेंट। तो वहां पर अलग अलग कलर और जो पिगमेंट जो हमें मिलेंगे, तो वहां पर हमें एक फिंगर प्रिंटिंग मिल जाएगा उस पर्टिकुलर प्लांट एक्सट्रैक्ट का अलोंग विद द सॉल्वेंट सिस्टम। तो वो चीज हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन में काम आ सकती है कि हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बेटर रिजल्ट मिल रहा है, कि हमें ग्लिसरीन में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, या हमें सिलिकॉन में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये एक नया चैलेंज है जो हम इन तीनों मेथड में करके देख सकते हैं। ये आप एक अपना लेबोरेटरी रिसर्च भी ले सकते हो, या इस पे आप आगे MD भी कर सकते हो। जो MD फार्मेसी करते हैं तो उनको इस प्रकार का रिसर्च वर्क लेना पड़ता है। तो जब आप ऐसे रिसर्च वर्क को लोगे तब आप कंक्लूड कर पाओगे कि इसका आगे रिजल्ट क्या आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रिपरेशन मेथड। अब ये कुछ नई तकनीकी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा, स्लाइड के थ्रू हमने फिगर्स भी डाले हुए हैं, समरी पार्ट बिल्कुल कम है। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट मटेरियल हमने लिया, उस प्लांट मटेरियल में हमने क्लीनिंग, वॉशिंग और ड्राइंग से हमने उस पर्टिकुलर पार्ट को ड्राई कर दिया प्रिजर्वेशन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे ताकि हम उसका पेस्ट बनाए। या जैसे आपने देखा होगा जब आपने BHMS में फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में प्रैक्टिकल किया होगा थूजा प्लांट का, तो थूजा ऑक्सीडेंटिस का जब हम मदर टिंचर बनाते तो पहले हम क्या करते, पल्प बनाते। तो वो जो पल्प होता है वो क्या है, ड्राई क्रश पाउडर है। ठीक है, वो जो ड्राई क्रश पाउडर है पल्प का, फिर हम फिर हम उसको पाउडर फॉर्म में, हाँ, तब हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते मोटर पेस्टल से। तो यहाँ पे हमने सेम उसको क्रश मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पाउडर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जितना साइज जो है ड्रग का वो स्मॉल रहेगा, इतनी ज्यादा एफिकेसी आपको देखने को मिलेगी। जितना साइज ज्यादा रहेगा उतनी आपको एफिकेसी कम मिलेगी। इसलिए हम बच्चों को बताते हैं कि जब आप मोटर पेस्टल में ग्राइंडिंग करते हो या जब आप ट्राइचुरेशन करते हो तो शुड बी इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से आपने मान लो कोई भी धतूरा
या कोई भी थूजा का प्लांट मटेरियल लिया, आपने उस प्लांट मटेरियल को ड्राई किया, फिर आपने उसको क्रश किया, पल्प बनाया, फिर वो पाउडर जब बन जाएगा, उसको आपको दो तरीके से चेक करना है। स्टरिंग करना है, और उसका स्टरिंग में क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब हम बीकर में उस एक्सट्रैक्ट को रखते हैं, तो वो अंदर उसका मूवमेंट और उसका मोशन स्टार्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल पूरा एक मटेरियल है। तो ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल के थ्रू जब अंदर मूवमेंट होगा, जब उसमें माइग्रेशन होगा, तब उसके बाद हमें एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक ऑर्गेनिक भी हो सकता है, एक एक्वस एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से एक्सट्रैक्ट है, ऑर्गेनिक और एक्वस। अब ये जो हमें ऑर्गेनिक और एक्वस एक्सट्रैक्ट मिले हैं, उसका हमें क्या करना है, एचपीटीएलसी करना है। क्या करना है उसका, एचपीटीएलसी करना है। एचपीटीएलसी करके हमें क्या मिलेगा, उसका फिंगर प्रिंटिंग मिलेगा। वो जो फिंगर प्रिंटिंग है, वो क्वांटिफाई करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज समझना इसलिए जरूरी है कि मान लो आपने थूजा ऑक्सीडेंटलिस ले लिया। अब थूजा ऑक्सीडेंटलिस में जो एक्टिव प्रिंसिपल है थूजॉन, जो कि दो वैरायटी का, एक अल्फा थूजॉन और एक बीटा थूजॉन। तो वो जो अल्फा थूजॉन है, बीटा थूजॉन का कितना कंसंट्रेशन हमें एक्सट्रैक्शन वैल्यू में मिला या एक्वस सॉल्यूशन में मिला, तो वो हमें मैपिंग करना, उसका फिंगरप्रिंटिंग करना काफी जरूरी है। उसके बाद फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये एक इन जनरल आपको प्रोसीजर बताइए। कोई भी प्लांट मटेरियल है, चाहे वो मॉइस्ट है, ड्राई है, या जूसी है, मॉडरेट जूसी है, या नॉन जूसी है, जैसे हम ओल्ड क्लास में पढ़ते हैं, तो वो जितने भी प्लांट मटेरियल है, आप उनको इस तरीके से फ्रीज ड्राई कर सकते हो, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो, उसका फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हो। और वो फिंगर प्रिंटिंग आप अपने पास, आपकी लॉग बुक बोलो, आपकी डायरी बोलो, या आप जो हर्बेरियम बनाते हैं, जब आप उसमें प्रिजर्व करोगे, तब आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये आपका रहता है एडवांसमेंट, चैलेंजेस वाइल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मटेरियल। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं ना, हम तो पूरा प्लांट ले लेते हैं, पल्प ले लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको हम अल्कोहल और वाटर, जिसको हाइड्रो अल्कोहलिक बेस बोलते हैं, उसके साथ हम मिक्स कर देंगे, एक हफ्ता रखते हैं, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर डबल फिल्ट्रेशन करेंगे, डबल मैसरेशन करेंगे, और फिर हम मदर टीचर बना लेंगे। तो बात यह है कि ये तो होलिस्टिक अप्रोच हुआ, बट वेयर इज द स्पेसिफिसिटी? So for going the specificity for the specific marker or the specific what we can say the biomolecules, we have to go for such type of standardization. तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया, ये यहाँ पर आपको एक अलग तकनीकी एक अलग मेथड देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक हमने हार्वेस्ट प्लांट लिया, हार्वेस्ट प्लांट का लीफ लिया, उसको हमने ग्राइंड किया, और फिर उसके बाद हमने उसको एक लिक्विड N2 के साथ मिक्स कर दिया। और वो जो पाउडर्ड सब्सटेंस है, जो हमने लीफ से जो पल्प बनाया था, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालेंगे, तो हमें उसमें दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक सुपर न्यूट्रेंट फ्लूइड होता है, और एक नीचे बॉटम सरफेस पे हमें एक कंसंट्रेटेड पार्ट मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड पार्ट को वेट करेंगे, और उसको सोनिकेटर में 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वापस से ड्राई करेंगे, ड्राई सैंपल बोलते हैं इसको हम। और फिर उसके बाद अगेन हम उसको एक पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से द वेसल और द ग्लास कंटेनर में रखेंगे, -80 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डीप फ्रीजर बोलते हैं। डीप फ्रीजिंग करने के बाद वो कंप्लीट जो मटेरियल है वो हमारा ड्राई अप हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे 10 से 20 मिनट के लिए, और फिर हम उसमें से जो सुपर न्यूट्रेंट फ्लूइड है, उसको हम एनएमआर ट्यूब में डाल देंगे, और फिर वहां पे हम उसका एनएमआर मेजरमेंट करेंगे। एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ध्यान से सुनिए, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जो प्लांट मटेरियल का एक्सट्रैक्ट है, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। आप उसका जितना भी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है, तो वो सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड में रहेगी कि आपने ए हार्वेस्ट प्लांट का ये मॉलिक्यूलर मार्कर लिया, और आपने इस तरीके से उसका फिंगर प्रिंटिंग किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसेंट एडवांसमेंट। ये जनरली मॉडर्न फार्मेसी में और मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जो है, इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है।
हमारे इसमें हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें या डीप फ्रीजिंग की बात करें तो फार्मेसी में हम बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये अगर हम हमारे फार्मेसी में इन्वॉल्व करेंगे, हम हमारे फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स है उनको अगर हम ये चीजें सिखाएंगे कि कैसे डीप फ्रीजिंग की जाती है, कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा, कैसे हम एनएमआर की रीडिंग लेंगे, तो ये आगे जाके आपको एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं ओवरलुक देगा फार्मेसी का। तो फार्मेसी इज नॉट ओनली द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, इट शुड बी एक्सटेंडेड अप टू 4 years. So this is very very important procedure. Next slide. Now laser beam light in dynamization. As we know, dynamization is the process of arousing the latent curative power of the medicine. तो डायनामाइजेशन में हम अब चैलेंज क्या है कि डायनामाइजेशन में जब हम बात करते हैं फोर्सेस की तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ना। तो ये सारे फोर्सेस लगते हैं जब आप ट्राइचुरेशन करते हो, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं लेजर बीम की, तो जैसे आपको पता होगा मॉडर्न मेडिसिन, लेजर इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो लेजर बीम के जरिए अगर हम पोटेंटाइजेशन कर रहे हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन आ गई है, इलेक्ट्रिक ट्राइचुरेटर मशीन आ गई है। तो अगर हम लिक्विड सैंपल की बात करें, तो अगर हम इलेक्ट्रिक जिस लेजर बीम की हम बात करें, अगर हम इस लेजर बीम को लिक्विड सैंपल से पास करें वाइल डूइंग द सक्शन अप टू 100 और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर डायमेंशन जो है वो चेंज होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो चेंज होता है। तो जब आप देखोगे कि आपने एक सैंपल लिया लिक्विड का और आपने एक लेजर बीम उसमें से पास करी एक पर्टिकुलर एक स्टैटिक एंगल पे, ऐसा नहीं कि 120 पे रखा फिर 90 पे रखा फिर 80 पे रखा, 90 यानी 90, 120 यानी 120, 180 यानी 180। तो आपको उस पर्टिकुलर स्टैटिक कंडीशन पे लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करना है आपके सैंपल पे, जब आप पोटेंटाइजेशन करोगे। और उसके बाद जब वो सैंपल को आप एनएमआर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये एक टेक्निक, ये एक टूल होता है जो हमारे न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है इसको आइडेंटिफाई करता है। तो जब आप ये सैंपल एनएमआर में डालोगे तो आपको कई सारे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडर्न फार्मेसी में भी तकनीक या ये जो पद्धति है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। तो हम अगर हमारे होम्योपैथी में ऐसे सैंपल्स बना के लेजर बीम या लेजर लाइट का इस्तेमाल करके इंक्लूसिविटी ऑफ लेजर बीम इन द पोटेंटाइजेशन जब आप देखोगे तो आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ यू कैन कंपेयर द एफिकेसी ऑफ बोथ दिस सैंपल बिफोर द लेजर बीम एंड आफ्टर द लेजर बीम। तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर भी कर सकते हो। सो इट मे बी वन ऑफ द व्हाट वी कैन से द नोवेल वर्क इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेजर बीम इन द पोटेंटाइजेशन, इन द डायनामाइजेशन फॉर एनी सॉल्वेंट सिस्टम, फॉर लिक्विड और फॉर एनी ड्रग सब्सटेंस। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है हमारा डाइल्यूशन, फ्रैक्शनल डाइल्यूशन बोलते हैं हम इसको। अब ये भी आपने पढ़ा ही है। डायनामाइजेशन में दो पिलर है हमारे, एक है हैनीमैनियन और एक है कॉर्सकोव मेथड। तो कॉर्सकोव मेथड जो है, जो डॉक्टर कॉर्सकोव है उन्होंने बताया था कि आपको क्या करना है, 1 पार्ट ड्रग लेना है, 9 पार्ट व्हीकल लेना है, उसको 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देना है विद द स्टेराइल कंटेनर। फिर जब आप सेकेंड पोटेंसी बनाते हो तो आपको वेसल चेंज नहीं करना है, वी हैव टू यूज द सेम वेसल। तो आपको क्या करना है, वो पूरा 1x प्रीवियस पोटेंसी जो है उसको डिस्कार्ड करना है उस प्रीवियस यूज वेसल या कंटेनर से, ठीक है। और उसी वेसल और कंटेनर में आपको 9 पार्ट सॉल्वेंट सिस्टम डालना है और फिर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देना है, क्योंकि उसके वॉल में अंदर जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी, सो इट कंसिडर्ड एज अ 1x ऑफ प्रीवियस पोटेंसी। तो वहां पे आपको अलग से 1 पार्ट प्रीवियस पोटेंसी का डालने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से ये कॉर्सकोवियन मेथड होती है। हैनीमैनियन मेथड क्या है कि आपको वेसल चेंज करना है, आपको 1 पार्ट लेना है अलग से विदाउट कंसिडरिंग द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जब आप ये डाइल्यूशन बनाते हो,
जैसे आपने 1 ड्रॉप लिया, फिर आपने 1C बनाया, 2C बनाया, 3, 4, 30, 200, 1M। अब आपको क्या करना है, इन सभी डाइल्यूशन फैक्टर का एनालिसिस करना है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, NMR जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा आपको इसको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वेंटेड बाय डॉक्टर CV रमन। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, और इसके अलावा UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सिंगल बीम नहीं डबल बीम। तो तीनों में आप इसका जब एनालिसिस करेंगे तो आपको मॉलिकुलर मार्कर या मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन H एंड OH बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आपको चेंजेस मिलेंगे, और इसके अलावा आपको जो कंसंट्रेशन है वो आपको वेरी मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें चैलेंजेस के तौर पे, एडवांसमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कैसे हम 1C से 2C, 2C से 3C बनाते हैं। बट वेयर इज द चैलेंजेस, वेयर इज द एडवांसमेंट? तो एडवांसमेंट लाइज इन द पैटर्न ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। वो स्टैंडर्डाइजेशन NMR के जरिए है, FTIR के जरिए है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए है, और आपका UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा इन्वेंशन दे सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जितने भी नोबल लॉरेट्स या जितने भी नोबल प्राइज विनर्स है, तो उनका जो पैटर्न ऑफ रिसर्च है, इट ऑलवेज स्टार्टेड विद द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, वो हमेशा 100 से स्टार्ट नहीं करते, दे ऑलवेज स्टार्टेड विद द 0 डिग्री एंड गोज अप टू 100 डिग्री। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये जो है स्मॉल वैल्यू से, डाइल्यूशन फैक्टर से, यू कैन स्टार्ट टू आइडेंटिफाई योर ब्लड, सॉरी योर बायोमोलिक्यूल, योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बायोसब्सटेंसेस, एंड द वेरियस अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट molecular dimensions in that particular solvent system that you can identify. Next slide. अब प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन प्लांट मटेरियल, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अब इसमें भी चैलेंजेस क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम ये प्रोसीजर समझते हैं। आपको क्या करना है, फ्रेश प्लांट मटेरियल लेना है, उसको ड्राई करना है, उसको ग्राइंड करना है, फिर उसको बल्क सस्पेंशन में आपको उसको डिसॉल्व करना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें और हायर डाइल्यूशन करोगे, उसका जो सस्पेंशन का जो कंसंट्रेशन है वो और लाइट करोगे। फिर उसके बाद उसमें जो प्लांट क्रिस्टल रहेगा आप उसको फिल्ट्रेट कर लोगे, या आप अगर उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में भी डालोगे अगर ऐसे सस्पेंशन को, तो सुपरनेटेंट फ्लूइड को आप सेपरेट कर सकते हो, और बॉटम में जो कंसंट्रेशन होगा आप उसको अलग कंटेनर में ले सकते हो। हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है सेंट्रीफिकेशन, बट वी कैन यूज दिस सेंट्रीफिकेशन मशीन ओवर देयर। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन प्लांट मटेरियल है, इसका मतलब ये होता है कि जो बिग मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे स्मॉल मॉलिक्यूल, माइनर मॉलिक्यूल, फिर नैनो, और फिर नेग्लिजिबल। सो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल व्हाइल इंक्रीजिंग देयर एनर्जी पावर एंड देयर फोर्स। तो ये आपको ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट मटेरियल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग स्टेजेस मैंने आपको बताई है कि पहले आपने प्लांट का फ्रेश मटेरियल लिया, फिर आपने उसको ड्राई किया, फिर आपने ग्राइंड किया, फिर सस्पेंशन में रखा, फिर हायर सस्पेंशन में रखा, फिर उसको और ज्यादा डाइल्यूटेंट किया, है ना, चाहे वाटर हो या अल्कोहल हो, किसी के साथ भी आप उसको डाइल्यूटेंट कर सकते हो, बिकॉज फार्माकोपिया के हिसाब से हम हाइड्रो अल्कोहलिक बेस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग सैंपल को निकालना है, और उन सैंपल को निकालने के बाद उसका स्टडी करना है आपको HPTLC में, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जब आप स्टडी करोगे, देन यू विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द फिंगरप्रिंटिंग। तब आपके पास एक RF वैल्यू आएगी, RF वैल्यू आने होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर्टिकुलर पार्टिकल या अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम के बायो सब्सटेंस का या कंपोनेंट का, वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड बनेगा। वहां से आप जो है ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस स्टेज तक सस्पेंशन को बनाना है, या किस स्टेज तक हमें सस्पेंशन को रोकना है, या कितना हमें डाइल्यूटेंट डालना है, या कितना हमें कंसंट्रेटेड रखना है। That we can recognize by this method of HPTLC in the different stages of breakdown of plant material. ये challenges है आपके लिए।
अब आप बोलोगे सर इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात यह है कि जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो, क्योंकि डीएनए दो तरीके से होता है आपका। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में या तो क्वांटिफाई करते हो या तो क्वालिफाई करते हो। तो जब आप उसके पहले एचपीटीएलसी करोगे तो एचपीटीएलसी आपको क्या देगा? आरएफ वैल्यू देगा आपके बायो एक्टिव कंपाउंड का। वो जो आरएफ वैल्यू है, वो आरएफ वैल्यू से जब आप उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डालोगे, तब आपको उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल के म्यूटेंट या उसके स्पीसीज का आपको एक रिकॉर्ड या आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। और उसके बाद नाउ यू कैन गो फॉर द मैपिंग, you can go for the cloning, you can go for the mutation, you can go for the making hybrid variety। तो ये एक छोटी सी चीज है, पर इस छोटी सी चीज के आइडेंटिफिकेशन से आप कई सारी स्पीसीज बना सकते हो। सो यू कैन डेवलप अ मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन होम्योपैथी। अब ये बहुत आपको अनएक्सपेक्टेड लगेगा, आपको समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि भाई अब ये प्लांट ब्रीडिंग कहाँ से होम्योपैथी में। He can develop this method of plant breeding in homeopathy. So this is one of the greatest challenge and advancement in the field of homeopathic pharmacy. तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब पैरामीटर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपको सबसे अच्छा मिलेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको वो एक्सट्रैक्ट को प्लांट मटेरियल से निकालना है। वो जो प्लांट मटेरियल का एक्सट्रैक्ट है वो एक अपना पैरामीटर हो गया, जैसे मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया कि उसमें कितना कंसंट्रेशन है बायो एक्टिव सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूलर मार्कर का। तो वो कंसंट्रेशन हमें देखना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। तो ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर हो जाता है कि जब आप उसमें 1 ml जब आप उसमें सॉल्ट डालोगे एज अ प्रीकर्सर उस प्लांट मटेरियल में, और प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ आप 1% या 1 पार्ट जब आप सॉल्ट मटेरियल डालोगे, तब आप उसको स्टरिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक। और उस स्टरिंग के बाद आपको जो सॉल्वेंट मिलेगा उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालोगे। तो वो एक अपना दूसरा पैरामीटर हो गया, क्योंकि जब आप सेंट्रीफिकेशन करते हो देन यू विल गेट द टू सस्पेंशन। वन इज सुपरनेटेंट फ्लूइड, अनदर वन इज द बॉटम फ्लूइड। तो वो दोनों फ्लूइड को आपको क्या करना है? सेग्रीगेशन करना है और उनका एनालिसिस करना है, चाहे एचपीटीएलसी हो गया, एचपीएलसी हो गया या टीएलसी हो गया। तो वो आपका थर्ड पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? लायोफियलाइजेशन। लायोफियलाइजेशन में आप क्या करते हो? वो पर्टिकुलर जो आपने प्लांट एक्सट्रैक्ट का सेंट्रीफिकेशन किया है, जो आपने सुपरनेटेंट फ्लूइड लिया है, उसमें आप क्या करोगे? नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करोगे। अब ये नैनो पार्टिकल्स एक अपने आप में चैलेंज है। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स इन होम्योपैथी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एंड द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आप नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस करोगे। अब उसका कैरेक्टराइजेशन किससे करना है? सैम से, एक्सआरडी से, एफटीआईआर से। सैम होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल पैटर्न देखने को मिलेगा, उसका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, उसका डायमेंशन देखने को मिलेगा, उसका कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, विच इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा आप इसमें क्या करोगे? एक्सआरडी। एक्सआरडी का मतलब होता है एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। तो एक्सआरडी में हमें क्या रहता है? ये जो हमें पाउडर या जो सॉल्वेंट मिलेगा हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अगर लिक्विड है तो ड्राई करना पड़ेगा, अगर पाउडर है तो हमें ड्राइंग की आवश्यकता नहीं है, लिक्विड है तो हमें उसको कंडेंस करना पड़ेगा। जब कंडेंस करेंगे, जब ड्राई करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो जो सब्सटेंस हमें जो मिलेगा उसका हम जो है एलिमेंट्री डिटेल देखेंगे। एलिमेंट्री डिटेल यानी उसमें आयरन है कि पोटेशियम है कि कोबाल्ट है या मैग्नीस है, जिंक है। तो ये जो एलिमेंट्री डिटेल होता है, एलिमेंट्री कंपोजिशन होता है, इसके लिए हम एक्सआरडी करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एफटीआईआर। एफटीआईआर यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रमन स्पेक्ट्रोस्कोप। एफटीआईआर में हमें क्या करना है? उस पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल या सॉल्वेंट को हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो एफटीआईआर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आप एफटीआईआर करोगे उसका। तो एफटीआईआर के बाद आप उसका क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन करोगे, और फिर उसके बाद आप उसको उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम को किसी प्लांट मटेरियल पे स्प्रे करोगे, जिसको एप्लीकेशन पार्ट या ट्रीटमेंट पार्ट बोलते हैं। फिर उस प्लांट मटेरियल को जब आप स्प्रे करोगे
या उसका ट्रीटमेंट करोगे तो आपको वापस उसका फिजिकल फिजिकल ग्रोथ और उसका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, उसका बायोकेमिकल एनालिसिस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द लास्ट पार्ट, है ना। जैसे हम क्लिनिकल में देखते हैं, हमने कोई दवाई बनाई, पेशेंट को दिया और पेशेंट ठीक हो गया। सो दिस इज द लास्ट पार्ट। नाउ यू कैन सी दिस ऑल पैरामीटर्स इन द प्लांट ग्रोथ। आप इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। आपने अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। So still, pharmacy is not only a particular textbook or a pharmacopoeia. It is a huge volume and just like a sea. Okay, next slide. Now lycopodium extract. ये एक एग्जाम्पल है। जैसे लाइकोपोडियम एक्सट्रैक्ट है तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम एक्सट्रैक्ट में आपको क्या मिलेगा कि, हाँ, लाइकोपोडियम एक्सट्रैक्ट में आप एल्कलॉइड देख सकते हो, फ्लेवेनॉइड देख सकते हो और टर्पेनॉइड देख सकते हो। तो ये अलग अलग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एल्कलॉइड की बात करें तो इसमें क्या क्या एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये एंटी कैंसर काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। लाइकोडीन, लाइकोडीन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइकोपोडियम एक्सट्रैक्ट। तो लाइकोडीन जो है जनरली ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या एंटीऑक्सीडेंट या कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, इपिलेप्टिक कंडीशंस, ठीक है, इन सभी चीजों में इसका डीमाइलिनाइजेशन इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एफिकेसी आपको ज्यादा अच्छी तो देखने को मिलेगी। इसके अलावा है आपका सिरेंगलोमिन। सो दिस इज जनरली यूज फॉर द इनिबिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। flavonoids, anti-cancerous, anti-inflammatory, anti-allergic, and it protects from UV rays for the DNA protection. और सीरेटिन, टर्पिनॉइड्स अगर आप देखोगे तो ये एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये स्लाइड बताने का मतलब ये था कि अलग अलग प्लांट एक्सट्रैक्ट में कई सारे बायो एक्टिव या कंपोजिशन होते हैं। ये सभी जो कंपोजिशन है इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और एसेसरी मेटाबोलाइट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो अलग अलग मेटाबोलाइट्स हैं इनके अलग अलग एक्शन, अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलो, वो सारी चीजें आपको लिविंग बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी सारे एक्टिव प्रिंसिपल है या जिनके हमने नाम दिए हैं, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, टर्पेनॉइड्स हो गया, या बेलाडीन हो गया, एट्रोपिन हो गया, इन सभी का आपको सेग्रीगेशन करना है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर सेग्रीगेशन करेंगे, फिर उसकी एक्टिविटी क्या है उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम ड्रग का प्रिपरेशन करेंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने तुलसी लीव्स लिया, आपने ग्राइंड किया, आपने उसको पाउडर फॉर्म में किया, फिर हाइड्रोअल्कोहलिक बेस में डाला, फिर एक हफ्ते के लिए रखा, फिल्ट्रेशन किया और फिर उसका आपने मदर टिंचर बना दिया। Correct? We are doing like that, but we cannot say that it is a complete procedure. We have to go for the holistic approach. तो अगर आप तुलसी का लीफ ले रहे हो, आप ग्राइंड कर रहे हो, पाउडर कर रहे हो, तो पहले आपको एक्वस बेस में रखना है, फिर सेंट्रीफिकेशन करना है, फिर सुपरनेटेंट फ्लूइड को अलग करना है, कंसंट्रेटेड पार्ट को अलग करना है। दो सॉल्वेंट सिस्टम आ गए। फिर उसके सेंट्रीफिकेशन के बाद आप क्या करोगे, यूवी विजिबल में आप उसका कंसंट्रेशन चेक करोगे, उसका सेम एनालिसिस करोगे जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, FTIR करोगे, XRD करोगे। जब आपको पूरा मैपिंग मिलेगा या उसका स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा, फिर जाके आप क्या करोगे, उसका एनालिसिस करोगे। तब जाके आप ड्रग को बना सकते हो कि हाँ, हमें ये कंपोनेंट का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा मिल रहा है, तो इस कंपोनेंट की एक्टिविटी एंटी हेमरेजिक है, तो हमें उस ड्रग में एंटी हेमरेजिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर वो एनाल्जेसिक है तो हमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो मॉलिकुलर मैपिंग होता है, ये जो मॉलिकुलर सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको हम, तो ये मॉलिकुलर सेग्रीगेशन आपको काफी हेल्पफुल रहेगा होम्योपैथिक फार्मेसी को एडवांस बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। क्वालिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। तो पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको जितना भी बताया उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन रहेगा। ऑथेंटिफिकेशन, पहले तो आपको ऑथेंटिफाई करना है कि ये करेक्ट है या ये स्पीसीज हमने सही डायरेक्शन से लिया है कि नहीं लिया है। उसके बाद आएगा आपका फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल लेना है।
उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन करना है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन बाय अवर सेंस ऑर्गन, टच, स्मेल, टेस्ट, कलर। ऑर्गेनोलेप्टिक के बाद माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिक यानी आपने लीफ लिया तो उसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर में उसका अरेंजमेंट चेक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वोलेटाइल मैटर, उसमें कितने वोलेटाइल मैटर है या नॉन वोलेटाइल मैटर है, आपको उसको चेक करना है। फिर उसके बाद ऐश वैल्यू देखनी है उसकी, ऐश वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद आपको देखना है एक्सट्रैक्शन वैल्यू, जैसे हमने प्लांट मटेरियल लिया उसका एक्सट्रैक्ट बनाया तो उसमें कितना एक्सट्रैक्शन वैल्यू है। फिर उसके बाद पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितना है उसमें, क्योंकि कई बार प्लांट मटेरियल में पेस्टिसाइड भी मिलते हैं, तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू को देखना है। फिर उसके बाद हैवी मेटल जो है उसका कंटामिनेशन देखना है कि उसमें कोई हैवी मेटल्स तो नहीं है, जैसे जिंक, कोबाल्ट, आर्सेनिक, मैग्नीशियम। तो वो हैवी मेटल का आपको कंटामिनेशन भी चेक करना है। और फिर उसके बाद माइक्रोबियल काउंट, कि उसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना है उसका रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। और फिर फाइनली एसे फॉर मार्कर। तो ये सारे पैरामीटर जो है आपके लिए क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के लिए काफी जरूरी है। So these are the challenges in our practicing homeopathic pharmacy. Next slide. नाउ फार्माकोपिया में जैसे आपको बताया गया है, ये ज्यादा आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, बट अगेन हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन किया जाता है। हैवी मटेरियल हमने पहले भी पढ़ा, तो कितना हैवी मटेरियल है उसमें। फिर उसके बाद टोटल ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्शन वैल्यू, फॉरेन मटेरियल, डेंसिटी, माइक्रोबियल कंटेंट, लॉस ऑफ ड्राई मटेरियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और पेस्टिसाइड रेसिड्यू। ये सारी चीजें जो है आपके फार्माकोपिया में दी गई हुई है। तो आपको इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वांटिफाई करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, मैपिंग करना है और क्वालिफाई करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी इवैल्यूएशन। जैसे आप देख सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन के मेन पैरामीटर क्या है, मतलब आपको स्टैंडर्डाइजेशन में बार बार आपको हर स्लाइड में बोले जा रहा हूँ, पर उसके मेन पैरामीटर क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो पहला है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक, जो आप पढ़ चुके हो, कलर, टेस्ट, ऑर्डर। बॉटेनिकल, बॉटेनिकल में आपको जनरली माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों देखना है, शेप, साइज, कलर, क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखना है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में मॉइस्चर कंटेंट, एक्सट्रैक्शन वैल्यू, ऐश वैल्यू और उसका फ्लोरोसेंट टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन क्वालिफिकेशन एचपीटीएलसी, जीएलसी और एचपीएलसी, ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसके जरिए आप फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हो। और फिर आएगा आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हो। माइक्रोबियल टेस्टिंग में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और उसके बाद आपको इसका लिविंग एंटाइटी पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इसकी एफिकेसी को चेक करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन हेल्दी प्रूवर्स पे ट्रायल करते हैं। तो हेल्दी प्रूवर्स पे ट्रायल करने के पहले हमें माइक्रोबियल टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नेचुरल प्लांट ड्रग डिस्कवरी। प्लांट ड्रग डिस्कवरी ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। प्लांट ड्रग डिस्कवरी में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, कि आप कौन सी स्पीसीज, कौन सा हाइब्रिड, कौन सा क्लोन ले रहे हो। सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, उसका ऑथेंटिफिकेशन करोगे, ऑथेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। फिर आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो, आइसोलेट करते हो। उसके बाद आप आइसोलेशन के बाद उसका फिजियोलॉजिकल या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कैरेक्टराइजेशन देखोगे कि उसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, डायमेंशन कैसा है। उसके बाद बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन यानी वही माइक्रोवेल टेस्टिंग और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे टेस्टिंग करना। तो ये सारा आपका बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका मॉलिकुलर मॉडलिंग या डेवलप अ न्यू एनालॉग। तो ये सारी चीजें आपके ड्रग डेवलपमेंट थ्योरी में आती है। जब आप एमडी फार्मेसी करोगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, बट इसमें एडवांसमेंट क्या है, जब आप उसका मॉलिकुलर मैपिंग करोगे,
जब आप एजुकेशन करोगे और जब आप उसका इवेल्युएशन करोगे। ठीक है, तो ये ड्रग डिस्कवरी है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। So this is all about today's session. थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। किसी के डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। Any other doubt you can ask। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, बट ये मेरे लिए समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बार बार हम अगर एक ही चीज को डिस्कस करें तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कैसे हम रिसेंट एडवांसमेंट या हम कैसे आगे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको एक्सपेरिमेंट में आएगी, बट आप आगे इसको अगर कंटिन्यू करोगे तो यू कैन हैव अ मोर बेटर ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ चेंजेस। एनी अदर डाउट मैडम? एनीवन हु कैन आस्क about procedure, about experiment, about pharmacy? किसी को डाउट्स है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। डॉक्टर भदौरिया जी, यस सर। अभी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सर, एक मिनट। यस सर। ये अभी जो सेशन था, जो आपने जो टॉपिक दिया चैलेंजेस का, तो ये चैलेंजेस इन द सेंस ऑफ फार्मेसी आपने दिया ना? यस सर। चैलेंजेस इन द सेंस, लेकिन एक चीज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग का होम्योपैथी के लिए है कि ये जो है तो आपका मेडिसिन का जो फार्मेसी का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मेडिसिन का ये आपका एग्जिस्टेंस क्या है, ये हम लोग को प्रूव अभी तक नहीं कर पाए। जितने भी हाइपोथेसिस है वही खाली हाइपोथेसिस तक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यस सर। सर बेसिकली जैसे अभी हमारे इसमें आप देखोगे ना सर, तो आप जैसे वाटर मेमोरी है, सिलिका हाइपोथेसिस है, प्लॉसिबिलिटी फिनोमिना है, तो ये सब सर हाइपोथेसिस ही है अभी तक। अभी तक हम लोग अपनी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक जो वैल्यू है वो हम वर्ल्ड के सामने या विश्व के सामने नहीं रख पा रहे, जिस कारण हमारी मेडिसिन इज नॉट प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आपको फार्मेसी को पहले समझना पड़ेगा। मॉडर्न फार्मेसी से या लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, बट आपको थोड़ा सा मॉडर्न फार्मेसी के टेक्निक और उनकी मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बोल सकते हैं कि हाँ हमारी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज हुई है। तो आपको उसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। मैपिंग हो गया या प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एग्रो होम्योपैथी की हम बात करते हैं, तो वहां पर एफिकेसी के लिए हम वो लोग मना नहीं कर रहे। WHO ऑलरेडी रिकॉग्नाइज द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, बट हाउ? तो ये जो हाउ शब्द, ये जो मेन पिलर है हमारा कि एक्शन कैसे है, उसके लिए अपने को थोड़ा सा फार्मेसी और डेप्थ में जाना पड़ेगा सर, स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। फार्मेसी हम लोग का अभी बहुत पीछे है ना? फार्मेसी यस का जो सर। रिसर्च वर्क है काफी पुअर है। पुअर होने का मेन कारण है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी इज डिफरेंट देन द फार्मेसी ऑफ द अदर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, है कि नहीं? करेक्ट हमारा सर। फार्मेसी तो जहाँ मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट, उसका प्रोसेसिंग, ये सब तो सभी सिस्टम में है ना? उनका यस एक है। लेकिन जब हम मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं, यही से हमारा वहां से अलगाव होता है। हम लोग जो इसको मिनिमाइज करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, यहीं से हम लोगों का जो है तो मेन स्ट्रीम ऑफ द, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम लोग क्यों मिनिमम की ओर जा रहे हैं। ये मिनिमम का क्या, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? करेक्ट सर। हम लोगों को आज के समय में प्रिसीजन मेडिसिन को लोगों ने समझ लिया है।
कि चलो इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ये सारा चीज आ गया। सिमिलिमम को लोगों ने कहा कि रेजोनेंस, लाइफ के साथ में रेजोनेंस होना चाहिए। अभी मैं एक क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात कर रहा था, तो उसमें एक वर्ड आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है जो हम लोग समझते हैं वो है कि जो सिमिलिमम वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो वो साइंटिफिक वर्ड में वो लोग रेजोनेंस करते हैं, यानी कि हमारा मेडिसिन जो है तो उस लाइफ के साथ में रेजोनेट करता है। ये रेजोनेट और सिमिलिमम तो इस हिसाब से एक ही हो गया। इंडिविजुअलाइजेशन, आपका प्रिसीजन की बात करते हैं तो प्रिसीजन हो गया, लेकिन बात अटक जाता है हम लोगों का ये क्वांटिफिकेशन पर, है ना। क्वांटिफिकेशन पर हमारा जो क्वांटिटी जो है वो हमारा इतना डाइल्यूट क्यों है, हम क्यों इतना कम मात्रा में दे रहे हैं, जो उसका उसका नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम होम्योपैथिकली इसको प्रूव करते हैं कि हम लोग वाइटल प्रिंसिपल का इलाज करते हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग वाइटल प्रिंसिपल को इलाज करने के लिए वाइटल प्रिंसिपल के कोर्स के साथ में मेडिसिन को रेजोनेंस करना चाहिए। तो वाइटल प्रिंसिपल तो बहुत ही डायनेमिक नेचर का है, बहुत ही सूक्ष्म नेचर का है। तो यहाँ पर रेजोनेट करने के लिए हम लोगों को डायनेमिक की बात करते हैं, लेकिन ये खाली यही पर सबसे बड़ा यही चीज जो है हम लोगों का सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, कि वो रेजोनेट प्रॉपरली का लेवल क्या होगा, इसका ये होगा, क्योंकि उन लोग का थॉट्स जो है तो केवल एक मटेरियलिज्म पर है, और हम लोग का थॉट्स जो है तो स्पिरिचुअलिज्म पर है, डायनेमिक पर है। ये डायनेमिज्म लेवल पर रेजोनेंस की बात करनी आवश्यक होगा, और इसको हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा, हालांकि हम होम्योपैथ तो इसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस पर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं देख रहा हूँ हम लोग के साथ में, कि टू प्रूव दैट कि वी आर द एंटिटी कमिंग आउट फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। श्रुति जी आपका कुछ कमेंट्स है इस पर? नहीं सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, थैंक यू। आउटरो सर दे, क्योंकि नेक्स्ट टीम का शायद टाइम। अभी तो सब आपके पास में कितना समय है? 1 मिनट है सर। कितना? 1 मिनट, 8:30 होने वाले हैं सर। अच्छा, 1 मिनट है, तब तो ठीक ही है। अब सेशन खत्म हो रहा है तो आप तो भादोरिया जी आपका तो सेशन फिर 1 दिसंबर में भी है ना? यस सर। एक सेशन दिसंबर में भी है, दिसंबर का टॉपिक आपने दे दिया है। नेक्स्ट सर अपना, एक बार सर मैं आपको व्हाट्सएप में देख के बताता हूँ सर। मतलब नहीं, ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, अभी सेशन को क्लोज होने दीजिए, तो आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। यस तो ठीक है, श्रुति सिमी जी आप इसको क्लोज कीजिए सेशन को। ठीक है सर, ठीक है। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए मैं डॉक्टर सूरज को पुनः धन्यवाद करती हूँ। IFPH के सभी सदस्यों का धन्यवाद जो निरंतर इस सेशन से जुड़ते हैं और इसे समृद्ध बनाते हैं, और डॉक्टर सानी सर को बहुत बड़ा थैंक यू कि हम सबको जुड़ने का मौका देते हैं और हम सब एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई हैंड ओवर दिस सेशन टू द नेक्स्ट टीम। और हम लोग सिमी जी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अपना थैंक यू सर। उनको इंटरेस्ट है काफी इस फोरम में। जी तो अंजनी यू आर थैंक हियर? यू सर, थैंक यू टू ऑल। यस, डॉक्टर अंजनी यू आर हियर? Yeah, sir, I am here. Dr. Shweta will conduct the Okay. moderator session. हाँ, ठीक है। Make me as I think you are the host now, so you can yeah. make her the co-host.